कोई एक प्रोग्राम था नागपुर लिटरेरी फेस्टिवल का। उस वक्त जब आया था तो इस शहर में 2 या 3 लोगों को जानता था। उस दिन से लेके इस दिन के बीच में इतने लोगों को जान जाऊंगा इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। इतनी बड़ी तादाद में आप मुझे सुनने आए हैं, ये मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो टॉपिक है इसके कई डायमेंशंस हैं और जिनको हम ये मानते हैं कि ये इंटरनल मामला है, उसके फॉरेन भी डायमेंशंस बहुत हैं। मेरे तारुफ में बहुत सारी बातें बताई गई। मेरे इंट्रोडक्शन में मैं कहाँ तक पढ़ा हूँ, कहाँ तक लिखा हूँ, लेकिन जिस कारण से मैं आपके बीच में खड़ा हूँ या जिस कारण से इस मुल्क के लोग मुझे शायद ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, उसकी बड़ी वजह मैं ये मानता हूँ कि मेरी पैदाइश, मेरी तालीम और मेरी तरबियत, ये तीनों चीज़ें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुई हैं। और शायद यही एक वजह है कि जिन सब्जेक्ट के ऊपर लार्जली ये देश बात करने से कतराता है, अवॉइड करता है, अपोलोजिस्टिक फील करता है, और जिस सब्जेक्ट्स की वजह से पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसको बहुत बहादुरी के साथ कन्फ्रंटेड नहीं करना चाहता। बहुत सारी चुनौतियां हैं जो आप लोग शायद जानते भी होंगे, लेकिन जिन चुनौतियों को मैं चुनौती मानता हूं उसकी एक बड़ी वजह यह है कि एन एवरेज हिंदुस्तानी मानता है कि भारत के लिए पाकिस्तान एक बड़ी चुनौती है, बांग्लादेश एक बड़ी चुनौती है। पता नहीं क्यों मेरा 12-13 साल का उस मुल्क के साथ से राब्ता जो रहा और वो जो मुल्क बना, उसका जो आइडिया ऑफ पाकिस्तान था, ये महज इत्तफाक है कि मैं उसी जगह पैदा भी हुआ। इसलिए मेरा मानना यह है कि पाकिस्तान अगर 1000 भी बन जाएं भारत की सीमा के बाहर, तो भी भारत को चुनौती नहीं दे सकते। हमारी चुनौती दूसरी है। मेरे अपने 27 साल के कैरियर में मुझे लगा कि जिस कारणों से मैं सहाफ़त में यानी पत्रकारिता में आया हूँ, वो शायद मेरे इस नौकरी और इस चैनल में या उस चैनल में करने से बात नहीं बनेगी। तो मेरे 3-4 सीनियर साथी, मेजर जनरल GD बख्शी, रॉ के पूर्व डायरेक्टर RSN सिंह, सुशील पंडित, गौरव आर्या, इन तमाम सारे लोगों ने एक दिन मुझे पकड़ा और कहा कि इस विषय के ऊपर आप इसलिए बोलिए कि ये विषय जिस भाषा में बोला जाना चाहिए वो भाषा आपके पास है। तो मैंने उनसे शर्त रखी कि मैं ज़रूर बोलूँगा, लेकिन मैं रिज़ाइन कर दूँ उसके बाद बोलूँगा। तो चुनौती सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश, कुछ आतंकवाद, ये है ही नहीं भारत के लिए। पिछले कम से कम 30 साल के सफ़र में जो चुनौतियां हैं, सरकारें उस पर बात नहीं करती। सरकार ये वाली हो, वो वाली हो, अच्छी हो, बुरी हो, सरकारों के कंपल्शंस होते हैं, उनको संवैधानिक पद पर बैठना होता है, संविधान की अपनी मर्यादाएं होती हैं। लेकिन मेरी जो एम्फेसिस है बार बार,
कि सरकार क्या करती है, सरकार क्या नहीं करती। हमको सब कुछ सरकार के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे लगता है सरकार वही करती है जो समाज चाहता है, और समाज चाहता क्या है ये इंपॉर्टेंट है। हमने इस देश में माइनॉरिटी के नाम पे छोटे छोटे ग्रुप देखे, लेकिन उन्होंने अपनी पोजीशनिंग इस भारत की राजनीति में ऐसी कर रखी है कि उनको 70 साल में इस बात का एहसास हो गया कि हम जिसको चाहेंगे हुकूमत में बैठाएंगे, जिसको चाहेंगे उतार देंगे। और इसलिए इस देश में राष्ट्रवाद की तो कोई एक डेफिनेशन हो सकती है, लेकिन सेकुलरिज्म की 28 डेफिनेशन है अलग अलग दुकानों पे। हर पार्टी को अपने नाम के आगे सेकुलर लगाना या उनकी मजबूरी है, या वो समझते हैं कि ये शब्द जो है उनको सत्ता तक पहुंचा सकता है। तो लिहाजा हमने देखा कि एक सरकार बनती है तो सन 50 से अगर हम काउंट करना शुरू करें तो आप कुछ घटनाओं को देखेंगे कि एक ज़माने मुस्लिम लीग हुआ करती थी। एक मुस्लिम लीग का हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, उसके 7-8 टुकड़े हो गए वहाँ पर भी। अब एक मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की है, एक मुशर्रफ साहब की है, एक फजलुर रहमान की है। ऐसी हमारे मुल्क में भी मुस्लिम लीग तो नहीं बटी, लेकिन जिस सेकुलरिज्म के एजेंडे पे ये सरकार को चलाने की बात की गई, उसमें ज़्यादातर पार्टियों को लगा कि जब तक हम शब्द सेकुलर और उसमें ख़ास तौर से मुसलमान उसको साथ नहीं रखेंगे तो सत्ता प्राप्ति नहीं हो सकती। ये बात अलग है कि शब्द सेकुलर जो था वो 76 में आपके संविधान में, आपके प्रियम्बल के अंदर, आपके जो मूलभूत ढांचा था उसमें जोड़ा गया और उसको कोडिफाइड भी किया कि ये करेंगे तभी सेकुलर आप रहेंगे, क्योंकि उससे पहले सेकुलरिज्म की ज़रूरत नहीं थी। तो 76 के बाद का आप अध्ययन करें और इस देश में कम्युनल वायलेंस देखें अगर, तो जिस दिन से ये इस शब्द का क्वाइन करके आपने संविधान में डाला और फिर उसको कोडिफाई किया कि सेकुलरिज्म का मतलब है कि आप अपने इतिहास को, आप अपनी संस्कृति को जितनी हीन भावना से देखेंगे उतने ही बड़े सेकुलर होंगे आप राष्ट्रवाद की बात करेंगे तो आप कम्युनल होंगे, आप हिंदुओं की बात करेंगे तो आप कम्युनल होंगे। तो इस तरीके का नैरेटिव एक क्रिएट इस समाज में कर दिया गया कि लोगों को लगा कि हिंदुत्व की बात करना, राष्ट्रवाद की बात करना ये बड़ा जोखिम का काम है। तो उसके हिसाब से बड़े बड़े संगठनों पे बैन भी लगाए गए जो हिंदुत्व की बात करते थे। तो आप देखें जैसे ही मुस्लिम लीग दिल्ली से बाहर होती चली गई धीरे धीरे और जो केरला में जाके सिमट गई, उसके बाद 1973 में बाकायदा उस वक्त की हुकूमत ने मिलकर के एक नई दुकान शुरू करवाई और उस दुकान का नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। क्योंकि मुसलमानों की जब तक कोई दुकान दिल्ली में नहीं होगी तो सेकुलरिज्म बिकेगा कैसे। अब वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक अभी इस देश के ज़्यादातर लोगों को पता चला कि वो कोई एनजीओ है। उससे पहले कुछ ऐसा इंप्रेशन था कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो कुरान शरीफ का हिस्सा है। तो बड़ा समझाया लोगों को कि कुरान शरीफ का इससे कोई मतलब नहीं, एक एनजीओ है। और जो इंदिरा गांधी को ज़रूरत थी उस वक्त, इसलिए खुलवाई गई, उनकी सहमति से खुली। और जो काम मुस्लिम लीग करा करती थी एज ए पॉलिटिकल पार्टी वो उसने ले लिया। अब जब वो कमज़ोर पड़ने लगे
तो सेकुलरिज्म का मतलब आखिर में यह हो गया कि उत्तर प्रदेश में 2012 में एक पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया और अपने मैनिफेस्टो में ओपनली 2012 में उसने लिखा कि अगर हम हुकूमत में आए तो जितने भी मुसलमान आतंकवादी हमने पकड़े हुए हैं, जेलों में हैं, हम उनको छोड़ देंगे। उसके बाद भी बात नहीं बनी। तो बाद में फिर मुसलमानों की कुछ तो उनके अपने कर्म और कुछ कांग्रेस का उनके ऊपर कर्म ऐसा रहा कि उनकी रिलेवेंस धीरे धीरे कम होने लगी। तो एक नया वर्ड कॉइन किया गया, पूरी सोच समझ के, बड़ी रणनीति के साथ, और उस शब्द का नाम था हिंदू टेरर। और इस हिंदू टेरर की थ्योरी को पड़ोसी मुल्क ने भी मदद की उनकी, क्योंकि वक्तन वक्तन वो मदद करता रहता है उनकी और यहाँ से मदद लेने जाते रहते हैं लोग। कभी कभी गलत वक्त पे मदद कर देता है इनकी। तो अब हिंदू टेरर के बाद ये समझ नहीं आया कि भाई अब नेक्स्ट क्या करें। तो हिंदू टेरर को कुछ लोगों ने सीरियस नहीं लिया, लेकिन इस देश के 31% लोगों ने इतना सीरियस ले लिया कि 2014 में गलत बटन दबा दिया। और उसका असर ये हुआ, जो मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, मुझे इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी कभी नहीं रही कि सत्ता में कौन आया कौन गया। 2014 में जिस तरीके से इस देश के हिंदू को, मेजॉरिटी को पॉलिटिकली, सोशली गाली दी गई, उससे हिंदू ने कहा कि हम एक पॉलिटिकल टेररिस्ट बन के ही दिखाई देते हैं। अब उसका नतीजा ये हुआ कि सरकार में कुछ राष्ट्रवादी लोग आ गए। अब उनको ये अंदाज़ा नहीं था। आप सबको याद होगा कि 26/11 कब हुआ था, वो भी इलेक्शन से पहले की बात थी। लेकिन कुछ बातें दिल्ली से यहाँ नहीं पहुँचती हैं। जिस वक्त दिल्ली में, बॉम्बे के अंदर 26/11 हो रहा था, उस वक्त के पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर उस रात दिल्ली में मौजूद थे, जो इस वक्त भी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो जब आप भारत से पाकिस्तान को देखते हैं तो आपको यहाँ के अखबार, अल्लाह उनको थोड़ी अकल दे, इतना बड़ा के लिखते हैं, लगता है कि पाकिस्तान कोई बहुत बड़ी ताकत है। और ये जो ख़ास तौर से जो हमारा वर्नाकुलर मीडिया है, मतलब लगता है कि जिस दिन हेडिंग लिखते हैं उसके बाद फिर वो शब्द पैदा ही नहीं होगा, लगता है आखिरी बार लिख देते हैं, वो बड़े से बड़ा शब्द लिखते हैं। और उसकी वजह से आपने भारत के जनमानस के ऊपर एक साइकोलॉजिकल डर पैदा कर दिया है उस देश के बारे में, जो देश अपने आप से डरा हुआ है। जो बची कसर है वो हमारे मुल्क में कई मुसलमानों की दुकानें हैं, कोई 30-40, उसमें भी बड़े बड़े लोग हैं, आजिल फाजिल, वो भी आपको डराते हैं। लेकिन 2014 में आप कौन सरकार आई या नहीं आई, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो बदलाव मेरे लिए है कि पहली बार मैं इस देश में 4 या 5 लोकसभा इलेक्शन कवर करने के बाद मैं देखता हूं कि जो राष्ट्रवादी ताकतें थीं, उनको अपने हिंदू होने पे जो अपोलोजिस्टिक थे वो समाप्त हो गया है। अपने आप को हिंदू कहने में जो लोग शर्माते थे, अपने आप को राष्ट्रवादी कहने से बचते थे, अपने आप को हमेशा पॉलिटिकली करेक्ट रहना चाहते थे, उनकी गिनती डे बाय डे कम होती जा रही है।
ये बदलाव किसी भी समाज में, और ख़ासतौर से भारत जैसे समाज में जहाँ हर 7 किलोमीटर की दूरी पर भाषा से लेकर संस्कृति सब कुछ बदल जाता है, उसमें अगर ये बड़ा बदलाव आया है तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए मणिशंकर अय्यर, दिग्विजय सिंह, चिदंबरम साहब से लेकर के इन सब लोगों को इतनी दुआ दीजिए कि इनकी उम्र लंबी हो जाए। अगर इस देश की राष्ट्रवादी ताकतों को यही लोग जगाने में कामयाब हुए तो हम कहते हैं ये और पैदा हो जाए। अब हमारे यहां इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर कश्मीर का मुद्दा है, कुछ घटनाओं का मुद्दा है, लेकिन अभी सुशील पंडित जी से आपने बहुत सारी चीज़ें कश्मीर के जानिब से सुनी होंगी। इस देश में पिछले 70 सालों में अपीज़मेंट की पराकाष्ठा ये रही कि आपके मुल्क में कब 500 पाकिस्तान बन चुके हैं इसका अंदाज़ा ही नहीं है आपको। और ये समय समय पे जब नज़र आते हैं तो हमारा जो रिएक्शन होता है वो बड़ा तत्कालिक होता है। याद कीजिए 1990 के पहले के कश्मीर को, और अगर उससे पहले याद करना है तो 1935 के लाहौर को याद कीजिए। ये स्थिति इस देश में चाहे मालदा हो, चाहे कैराना हो, चाहे रामपुर हो, चाहे करीमगंज हो, ये 500 जगह हैं जहां आप पिछले 30 साल के अंदर 60% से 11%, 12%, 13% रह गए हैं। ये डेमोग्राफी जो बदली है ये कोई इसलिए नहीं बदली है कि जो लोग कहते हैं कि हम दो, हमारे दो की वजह से हिंदू पीछे हो गए हैं और वो हम दो 12 कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए है कि हम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं और हमको भौतिक जो सुख है उसके साधनों के जुटाने में हमारी सारी क्षमता ज़ाय हो रही है। और हम ना तो इतिहास से कुछ समझना चाहते हैं, और जो हमारे सामने घट रहा है हम उसको अवॉइड करने में तो एक्सपर्ट हैं, कन्फ्रंट नहीं करना चाहते हैं। 1947 से पहले जो कोविंद साहब जिस महल में रह रहे हैं दिल्ली में, राष्ट्रपति भवन में, उसमें कोई और रहता था? क्या वजह है कि लोग अब टेलीविज़न पे नहीं खुलेआम ये बात कह रहे हैं? हम तो बचपन से सुन रहे हैं क्योंकि हमारी तालीम और पैदाइश उस जगह की थी जहाँ से आइडिया ऑफ पाकिस्तान निकला, क्योंकि हमारे वालिद साहब वहाँ स्टेट ऑफिसर थे। तो हम तो जब छोटे थे तब से सुन रहे हैं ये बात। तो मुझे कुछ बातें नई नहीं लगती, लेकिन जब मैं बोलता हूँ, लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, तब मुझे लगता है कि हमारे देश को सच में सच्चाई बताई नहीं गई है। लोग कहते हैं कि अब हम मकान क्यों बनवाएंगे भाई? हमारा मकान बन रहा है, हम 20 साल वेट नहीं कर सकते। हमने कश्मीर में भी तो मकान नहीं बनवाया था, हमने मालदा में भी तो मकान नहीं बनवाए थे। तो हमारा क्या दिमाग ख़राब हुआ है कि हम ये खामखा का इन्वेस्टमेंट करें? रामलाल श्यामलाल मकान बनवा रहे हैं, 20 साल बाद ये जाएंगे, हम रहेंगे इसमें। इस थॉट को समझिए। और इसी थॉट के चलते 500 कश्मीर बन गए इस देश में। उनको इसमें महत्वपूर्ण नहीं है कि उनके 12 बच्चे में से 11 बच्चे पंचर की दुकान कर रहे हैं। उनको एपीजे अब्दुल कलाम बनाने का शौक़ नहीं है अपने यहाँ। ये इस गलतफहमी से वो दूर हैं। लेकिन हमारा एक बच्चा होगा, वो अमेरिका में जाके शिक्षा लेगा और फिर शिक्षा लेके यहाँ आएगा और यहाँ के हालात देख के वापस चला जाएगा और माँ बाप को साल में एक बार फ़ोन कर लेगा, बात ख़त्म हो गई। तो इस हिंदुस्तान की रक्षा कौन करेगा भाई, अगर सभी लोग यहाँ से चले जाएंगे या सभी के पास ऑप्शंस हैं बहुत सारे। लिहाजा जो घटना दिल्ली में कल परसों घटी है, एग्जैक्ट 6 महीने पहले एक बड़ी घटना घटी थी और वो सिलसिला जारी है। वो सिलसिला इसलिए नहीं है कि हमको लगता है कि ये कोई स्पॉन्टेनियस कोई घटना घटी है।
जैसे जैसे इस देश में राष्ट्रवादी ताकतें अपने 5000 साल पुराने सभ्यता और उस गौरव की तरफ बढ़ना शुरू करेंगी, ये घटनाएं ज्यादा होंगी। सिर्फ एक छोटी सी बात पे कि एक बीमार लड़की अपने पिता के साथ हॉस्पिटल से आ रही थी, बीमार बेटी, उसको 2 मुसलमान लड़कों ने छेड़ा। ये बड़ी आम घटना थी। उस फादर ने कहा कि मेरी बेटी बीमार है, उनसे मना किया। सिर्फ इतना कहने पे बेटे और बाप ने उसके फादर को वहीं चाकू से मार दिया। भाई आया, भाई को मार दिया। दूसरा बेटा आया तो उसको इंजर्ड कर दिया, वो आईसीयू में है। आपने इस पे कोई पॉलिटिकल डिस्कोर्स होते देखा? इस देश में किसी ने अपना अवार्ड वापस करा? इस देश में इंटॉलरेंस फैली? ये नहीं फैली। ये चुप्पी खतरनाक है। ये दिल्ली की घटना हुई है, ये नागपुर में भी होगी, ये मुंबई में भी होगी, ये कहां कहां नहीं हो चुकी है। लेकिन हम इंतजार करते हैं कि जब तक नागपुर में नहीं होगी तब तक हम नहीं बोलेंगे। संकट इस बात का है। हम बीमारी को बीमारी नहीं कहना चाहते, हम उसको अलग अलग छोटे छोटे तरीके से कि नहीं नहीं वो कुछ लोग भटके हुए लोग हैं। एक भटके हुए लोगों की हमने कहानी देखी कश्मीर में, आज भी वो लोग भटके हुए हैं और वो भटके लोग क्या कर रहे हैं वो सबको पता है। आर्टिकल 35A पे जो हमारे 2 साथी थे, उसमें एक साथी आप ही के राज्य का था, वो अब हमारे साथ नहीं रहा। आर्टिकल 35A ये किसी ग्रुप का, किसी संगठन का मुद्दा नहीं है। आर्टिकल 35A जो आज कश्मीर 70% होने के बाद, 1990 की घटना के बाद जो बना है, उसके पीछे आर्टिकल 35A है। इतने बड़े बड़े दानिश्वर हमारे यहां प्रधानमंत्री हुए, इतनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेकिन यह मुद्दा तो कभी हमारे केंद्र में नहीं आया। लेकिन 370 बहुत साल से हम सुन रहे हैं, 370। क्या वजह है कि आर्टिकल 35A पे जब भी सुप्रीम कोर्ट में चर्चा चल रही है पिछले 4 साल से, और वहां की चुनी हुई मुख्यमंत्री, पद पे बैठी हुई मुख्यमंत्री जब ये कहती है कि अगर इसके साथ छेड़छाड़ की गई तो जम्मू कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा, ये बात कोई और कहता तो इस देश में बड़ा हंगामा हो जाता। ये जो आप हमारे समाज की चुप्पी है, उसी के बाद उसने दोबारा कहा कि हम 1947 जैसे हालात कर देंगे अगर इसको हटाया गया तो आर्टिकल 35A क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नहीं पता था? या वो लीगल ईगल जो सुबह से लेकर शाम तक छोटी छोटी बातों पे संविधान का हवाला देते हैं, क्या किसी ने भी नहीं पढ़ा था? या मैं ये कहूं कि ये कि सामूहिक खामोशी थी, और क्योंकि अब वो आ गया है और जगह जगह उसकी चर्चा हो रही है, कहीं पटना में कैंडल लाइट मार्च निकल रहा है, कहीं चंडीगढ़ में निकल रहा है, लिहाजा या तो उसका दबाव है या लोग बोलने लगे हैं उसका दबाव है, जिसके कारण रूलिंग पार्टी ने जिस दिन अपना मैनिफेस्टो घोषित किया उसमें इसको शामिल कर लिया कि इसे हम हटाएंगे। वो हटाते हैं नहीं हटाते, मेरा अभी भी उस पर कोई वो नहीं है। मैं सरकारों से बहुत ज़्यादा उम्मीद करता नहीं हूँ। सरकार में जो लोग चले जाते हैं उनको सरकार चलाने की अपनी एक कला होती है, उनके लिए वो महत्वपूर्ण होते हैं। कब देश में क्या करना है, कब देश में नहीं करना, वो जानते हैं, और करना है कि नहीं करना है और करेंगे भी कि नहीं करेंगे, ये भी एक विषय होता है। लिहाजा भारत देश इस्लामिक आतंकवाद से ग्रस्त है। इस इस्लामिक आतंकवाद को इस्लामिक आतंकवाद कहने से यह देश डरता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये झूठे झूठे नैरेटिव जो पिछले 70 साल में बनाए गए हैं वो हमने गढ़े हैं, उन्होंने नहीं गढ़े हैं। उनका थॉट क्लियर है, उनका एक्शन क्लियर है, उनके दिमाग में जो है वो दिल में है और वही एक्शन में है। तीनों का कोऑर्डिनेशन है कि वो कंफ्यूज नहीं है। हम दिमाग से चाहते कुछ है, दिल में हमारे कुछ और है और कर कुछ और रहे हैं। लिहाजा ये हमारी प्रॉब्लम है। लिहाजा हम बीमारी नहीं ढूंढ पा रहे। हम हमेशा कोई मौका ढूंढते हैं, कुछ मुसलमान खराब हैं, बाकी अच्छे हैं,
देखो, वो कुछ लोग ऐसा करते हैं, बाकी नहीं करते हैं। ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने उस धर्म के बारे में न जाना है, न किताब पढ़ी है, न बैकग्राउंड जानते, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक गंगा जमुना तहजीब, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये उसके नारे लगाते रहते हैं। और अब तो मुझे अफसोस इस बात का है कि दिल्ली के लाल किले के सामने सरदार जी शीशगंज गुरुद्वारा है, मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते होंगे। उस शीशगंज गुरुद्वारे को जब भी कोई देखता है तो मुझे नहीं लगता कि उसको कोई 200-5,000 उसको बताने की ज़रूरत है ये क्यों बना। ये बात अलग है कि इस पार्टी और उस पार्टी में आप चले जाइए, जिन लोगों के लिए आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं उनका किसी पार्टी में कोई यकीन नहीं है, उनका अपना एजेंडे में यकीन है। इसीलिए इस देश में पार्टी बदल जाने से आदमी की सोच भी बदल जाती है और इतनी खतरनाक हो जाती है, ये मुझे दुख की बात है। एक बेहतरीन क्रिकेटर पूर्णिया के अंदर जहां 65% मुसलमान हैं, बिहार के 4 ज़िले हैं जहां 70% से ऊपर मुसलमान है, वहां आपका कानून नहीं चलता। वहां जाके कहता है मुसलमान भाइयों तुम 65% हो, तुम एक हो जाओ, हम इनको हरा देंगे। पार्टी बदल जाने से दिमाग भी बदल जाता है, मुझे नहीं पता था। पार्टी बदलने से राष्ट्रभक्ति भी बदल जाती है, अपने अपने पूर्वजों को भी आदमी बदल लेता है। ये मुझे इस राजनीति में लगता है, इसलिए मैं किसी राजनीतिक दल से कोई बहुत उम्मीद नहीं करता। लिहाजा जिन लोगों ने कुरान मजीद नहीं पढ़ा है, जो कुरान मजीद के बारे में नहीं जानते हैं और कुरान के ऊपर पूरा दावे से कहते हैं कि कुरान इस्लाम इज़ ए रिलीजन ऑफ पीस, मेरी उनसे दरख्वास्त है, जो मैं लगातार बार बार कह रहा हूँ, कि स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट नाम का एक संगठन बना था अलीगढ़ में जब मैं पढ़ता था। उन लोगों ने एक काम बहुत अच्छा किया है, कुरान शरीफ दुनिया की हर लैंग्वेज में मौजूद है, भारत की हर लैंग्वेज में मौजूद है। उन्होंने इतनी आसानी की आपके लिए, तब भी आपने नहीं पढ़ा। और क्योंकि आप उनके लिटरेचर को नहीं जानते हैं, कुरान को नहीं जानते हैं, अजान को नहीं जानते हैं, शरिया को नहीं जानते हैं, हदीस को नहीं जानते हैं, लिहाजा आप उनसे आर्गुमेंट नहीं कर पाते हैं। वो जो कुछ बता देते हैं आपको, आप उसी पे चलते रहते हैं। और एक दिन जब कश्मीर बन जाता है, जब मालदा बन जाता है, तब आपको लगता है कि अरे ये क्या हो गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। मेरी आप सब लोगों से ज़ाती दरख्वास्त है कि आप कुरान मजीद को थोड़ा सा पढ़ लें, थोड़ा सा पढ़ लें, तो ये जो गंगा जमुना तहजीब, भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये आपके दिमाग से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि 1400 साल पहले, क्योंकि आजकल एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है कि नाथूराम गॉडसे ने गांधी जी को मारा, कुछ लोग उसे आतंकवादी बता रहे हैं, लेकिन मैं तो लगातार कई जगह पूछ चुका कि सन 1947 में अगर नाथूराम गॉडसे ने गांधी जी को मारा था, तो जो उस वक्त का कानून था उसकी उसको सज़ा मिली। उसके मारने को तो किसी ने जस्टिफाई नहीं ठहराया कि नहीं साहब नाथूराम गॉडसे ने कोई महान कार्य किया है। लेकिन एक जवाब नहीं कोई दे रहा कि इस देश का सबसे पहला मुसलमान आतंकवादी कौन था। यह भी लोगों को बताना चाहिए। और गॉडसे ने क्या धर्म से प्रेरित होकर मारा था? उसमें कोई धर्म नाम की चीज थी क्या? यह कहते हुए मारा था कि मैं हिंदू हूं इसलिए इनकी हत्या कर रहा हूं? उसकी अपनी कोई सोच हो सकती है, उसका अपना कन्विक्शन हो सकता है। गलत है सही है ये एक अलग विषय है। गांधी जी के हजारों कामों के ऊपर सवाल उठ सकते हैं, डिबेट हो सकती है, ये ठीक किया गांधी जी ने, ये गलत किया। लेकिन ये कोई नहीं कह रहा कि वो भारत के राष्ट्रपिता नहीं है। ये राष्ट्रपिता कब बने?
कब रेजोल्यूशन पास हुआ कि वो हमारे पिताजी हैं, ये हमें बताया नहीं गया। भाई हमें पता तो चल जाता कि हमारे पिताजी ये हैं। वो कब कौन सा रेजोल्यूशन पास हुआ और देश में कहां पे ये इतना बड़ा माहौल बना कि देश के सारे लोग उनको राष्ट्रपिता बनाना चाहते हैं। क्योंकि हमको ये भी पता है कि एक ज़माने कांग्रेस पार्टी के एक अध्यक्ष हुआ करते D.K. बरुआ, उन्होंने भी बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। लेकिन मैं कहता हूं कि गांधी जी के हत्यारे के बारे में जब भी बात होती है तो ये देश अपोलोजिस्टिक क्यों हो जाता है? चर्चा होनी चाहिए उसके ऊपर। और ये कौन लोग कर रहे हैं? जो उसामा जी कहते हैं, हफीज सईद साहब कहते हैं, वो कह रहे हैं कि गॉडसे आतंकवादी था। गॉडसे ने गांधी जी को क्यों मारा, इस पे बहस क्यों नहीं होनी चाहिए? उसका परिणाम कुछ भी निकले, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही किया गलत किया, लेकिन इस पे बात क्यों नहीं हो सकती? दिल्ली यूनिवर्सिटी के BA पास के कोर्स के अंदर अगर ये पढ़ाया जा सकता है कि रावण की छींक से सीता पैदा हुई, ये कोर्स में पढ़ाया जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, इस पे चर्चा हो जाने पे किसी को तकलीफ नहीं होती, इसको कहने से कोई नहीं डरता। लेकिन गांधी जी के बारे में गॉडसे ने क्यों मारा? क्या गॉडसे कोई क्रिमिनल था? गॉडसे ने उससे पहले कोई 40-50 हत्याएं की थी? क्या उसका कोई ऐसा बैकग्राउंड था? तो इस पे चर्चा क्यों नहीं होती भाई? और अगर गॉडसे ने जिस भी कन्विक्शन के तहत मारा गया, लेकिन किसी भी कानून के तहत किसी भी हत्या को जस्टिफाई नहीं ठहराया जा सकता। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी ने ये कह दिया है कि अगर आपको अपनी जान का खतरा हो तो सेल्फ डिफेंस में आप मार सकते हैं, ये क्राइम खत्म कर दिया है। लेकिन एक बात को थोड़ी देर के लिए दूसरे पर्सपेक्टिव में समझें। एक नेता ने अपने देश को भरोसा दिलाया और पूरी ताकत से कहा कि पाकिस्तान अगर बना तो मेरी लाश पे बनेगा। मैं एक उसकी सिमिलरिटी नहीं खींचना चाहता, और उस दौर में बहुत सारे लोग थे जो गांधी जी को, उनकी क्या ताकत थी कि जब वो नोआखली के दंगों में गए तो जहां हिंदू मुसलमान लड़ रहे थे, हाथों में तलवारें थी लोगों ने हथियारों से हाथ से उनके तलवारें गिर गईं। गांधी जी के कहने से इतनी स्ट्रांग अपील थी। तो नाथूराम गॉडसे को भी लगा कि ये देश महफूज है, कम से कम ये गांधी के होते हुए नहीं होगा। आप में से किसी ने 15 अगस्त 1947 को जब इस दिल्ली में जश्न मनाया जा रहा था तो बंगाल में और पंजाब में क्या हो रहा था, ये किसी को अंदाजा है? ये क्यों नहीं देश को बताया गया? और हिंदुस्तान के कौन से डॉक्यूमेंट में लिखा है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था? कोई डॉक्यूमेंट नहीं है सरकार के पास। नेशनल आर्काइव दिल्ली में चले जाएं, उसमें लिखा है 15 अगस्त 1947 को ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है। लेकिन हम गीत गा रहे हैं आजादी के। लिहाजा गांधी जी ने जो भरोसा देश को दिया, कोई तस्वीर ऐसी याद है हिंदुस्तान के किसी छोटे बड़े अखबार में कि जिस दिन 15 अगस्त को झंडा फहराया जा रहा था तो गांधी क्या कर रहे थे? गांधी थे कहां बैठे हुए थे? कोई प्रतिक्रिया है उनकी? तो ये आजादी, जिसको आप आजादी कह रहे हैं, जिसको हम सब लोग आजादी समझ रहे हैं, जिसमें 21 लाख लोगों की सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से मौत हुई है, सबसे ज्यादा लाशें पंजाब से की, सबसे ज्यादा उसके बाद लाशें बंगाल में हुई। गांधी के हत्यारे की चिंता है लोगों को। 21 लाख लोगों का मर्डर हुआ, 21 लाख लोग मारे गए, उनका जिम्मेदार कौन है? उसकी भी कोई जिम्मेदारी लेगा कि नहीं लेगा? वो किसके खाते में जाएंगी भाई? और क्या इस देशवासियों से पूछा था आपने कि हम एक लाइन खींच देंगे पंजाब से और एक लाइन खींच देंगे बंगाल में और ये मुल्क को हम बांट देंगे? ये किसने तय किया था? कौन कॉन्स्पिरेटर थे? क्या गांधी जी को नहीं पता? क्या गांधी जी की सहमति से नहीं हो रहा था? कि गांधी जी को नहीं पता था कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं? तो गांधी जी की क्या प्रतिक्रिया थी भाई? अंबेडकर से उनका किसी बात पे विवाद हो गया तो अंबेडकर जी के पास पहुंचे और कहा कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, और धरने पे बैठ गए।
तो अंबेडकर जी के शब्द हैं, उन्होंने कहा, गांधी जी आपकी ज़रूरत इस देश को है, आप अनशन मत करिए, मेरी बात ठीक है, लेकिन क्योंकि आप देश के लिए ज़रूरी हैं इसलिए मैं आपकी बात की वजह से अपनी बात वापस ले रहा हूं। फिर एक दूसरी घटना घटी जब सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, तब भी गांधी जी ने धरना दे दिया। मैं आज पूछता हूं 2019 में, गांधी जी जब जिन्ना अपनी जिद पे अड़ गया था कि पाकिस्तान को बांटेंगे, तो आप उसके सामने धरने पे क्यों नहीं बैठे थे? आप धरना देते, कुछ भी करते, ये देश नहीं बंटने देते ना। मैंने कोई एपिसोड नहीं देखा गांधी जी ने जिन्ना से बात की हो कि देश मत बांटो। तो जो आपने रवैया अंबेडकर के साथ किया, सुभाष के साथ किया, वो जिन्ना के सामने क्यों नहीं किया आपने? आप ऐसे अमरण अनशन पे क्यों नहीं बैठे कि नेहरू के ऊपर भी दबाव बन जाता? आपने तो उस कॉन्स्पिरेसी में शामिल हुए आप कि जिस जवाहरलाल नेहरू को 14 में से एक भी वोट नहीं मिला था, फिर भी आपने अपने हाई मॉरल ग्राउंड को स्टार्ट किया और कहा पटेल से, क्या कहते हैं कि नेहरू की हार मेरी हार है, और पटेल जी ने कुर्सी छोड़ दी। तो पहली ईवीएम हैकिंग तो आपने तब कर ली थी और ओपनली किया आपने। तो हम किसी आदमी को एक देवता की जगह बैठा दें और फिर उससे कहेंगे जो तुम कर रहे हो वो ठीक है, और उस पर सवाल उठाएंगे तो लोग कहेंगे देखिए साहब गांधी जी के बारे में, गांधी जी ऐसे थे। भाई गांधी जी को क्रिएट किया गया, मेरा मानना यह है। अंग्रेजों को कोई पागलपन का दौरा नहीं पड़ा था कि उनके अपना एक अंग्रेज जो कलेक्टर था उसने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी की नींव रखता हूं, A.O. ह्यूम, और तुम हमें मारना और हमें यहां से भगा देना। इतनी सहमति तो मैंने कहीं नहीं देखी आज तक। और मैं कहूं कि पूरी कांग्रेस पार्टी का चरित्र देखें अगर आप, ठीक है कि उसमें बहुत सारे लोग गए, फिर वापस निकल आए, फिर अलग अलग जगह चले गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी का पूरा जन्म और कांग्रेस पार्टी की अप्रोच में कुछ लोगों को आप देखें कि जैसे ही इस देश में गरम दल का जैसे ही वो आगे बढ़ता था, तत्काल गांधी जी अनशन, अहिंसा, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। जब भी मैंने देखा कि ये ताकतें आगे बढ़ी, गांधी जी खड़े हो गए बीच में आके। और वही ग्रुप जिसे मैं चंडाल चौकड़ी कहता हूं, वही उनके साथ थी। सुभाष बाबू के मामले में गांधी जी ने अनशन किया था, वीर सावरकर के लिए अनशन किया था। तो जो लोग दिल्ली में थे और दिल्ली में सुबह सुबह लिखते थे लेटर टू डॉटर मॉर्निंग, दोपहर में भी लिखते थे, शाम में भी लिखते थे। अंग्रेज पूछता था ब्रेकफास्ट में क्या लेंगे और फिर खाने में क्या खाएंगे। ऐसी जेल अल्लाह करे पूरे देश को दे दे। और एक आदमी, हजारों लाखों लोग अंडमान से लेकर सब जगह थे, उनकी कहीं इस देश में जिक्र नहीं है। तो हम ये माने कि जो हमने नींव रखी है इस भारत की, ये एक बार ढह जाए तभी ठीक है, ये बगैर ढहे नहीं हो सकती। हमने ये देश इसलिए आजाद नहीं कराया था कि नेहरू जी प्रधानमंत्री बन जाएं 16 साल, और उनकी ताजपोशी जब मुमकिन होती है, जब इस देश के एक आदमी को, आज के रिकॉर्ड में अगर कहूं तो 1945 में उस आदमी को अंग्रेजों से मिलकर नहीं हटाया गया। क्या सुभाष चंद्र बोस 1945 में गायब हुए, उसमें नेहरू जी के अलावा दूसरी फोर्सेस नहीं थी? और ये बात मैं इसलिए कहता हूं कि अब से 6 महीने पहले जो हम लोगों की पिछले 4 साल से लड़ाई चल रही थी, वो पूरे तौर पे समाप्त हो गई। आप सबको पता होगा कि 6 महीने पहले हम लोगों ने सुभाष चंद्र बोस के सिलसिले से जो सिलसिला चल रहा था कि उनके सारे डॉक्यूमेंट को डीक्लासिफाई किया जाए, वो क्लासिफाई भी हुए। लेकिन बड़ी लड़ाई ये थी कि भारत का प्रधानमंत्री
पहली बार आज़ाद भारत में 15 अगस्त के अलावा 21 अक्टूबर को जब सुभाष चंद्र बोस ने यूनाइटेड भारत में आज़ादी की घोषणा की थी, उस वक्त मेरा ख्याल है कि दुनिया के 11 देशों ने उसको मान्यता दी थी। ये डर कांग्रेस के लोगों को लगा कि हम तो ट्रांसफर ऑफ पावर में बैठे हैं कि हमारा नंबर आने वाला है, ये बीच में कहां से आ जाएगा। तो क्या कॉन्स्पिरेसी हुई कि 43 से 45 तक सुभाष गायब हो गए, और अभी 6 महीने पहले जब भारत के प्रधानमंत्री 21 अक्टूबर को भारत के लाल किले पे 15 अगस्त के अलावा दोबारा गए और झंडा फहराया। नरेटिव को बदलने में समय लगेगा। अगर यह भारत आज बन रहा होता तो आपकी लड़ाई बहुत मुश्किल नहीं होती। समस्या यह है कि हमारे घर में हमारे ही बच्चे, हमारी ही जनरेशन के लोग पिछले 70 साल से जो उनको इंजेक्ट किया गया है इतिहास के नाम पे, उनके अंदर से उसको हटा करके उसको गलत साबित करके जो सही बात है वहां तक पहुंचने में एक लंबा समय लगेगा। इसलिए ये लड़ाई ज्यादा लंबी है। इसलिए गांधी जी का नाम लेते ही कुछ लोग चिल्लाने लगते हैं। इसलिए जैसे ही वीर सावरकर का नाम आता है वो गद्दार था। आपने खुद ही नैरेटिव गढ़ दिया है कि वीर सावरकर ने गद्दारी की और चिट्ठी लिखी, लेकिन वही लोग देश के ये नहीं बताते कि 1980 में मैडम इंदिरा गांधी ने जो सावरकर के परिवार को चिट्ठी लिखी है, वो एक किताब है, उसमें पब्लिश हुई है। उसमें उन्होंने कहा है कि सावरकर भारत की धरती का वो सपूत है जिसने भारत की आजादी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। उसके वारिस कह रहे हैं, उसके परिवार के लोग कह रहे हैं, और उसकी पार्टी ये कह रही है कि सावरकर ने तो माफी मांगी थी। अब एक नैरेटिव बन गया है तो उस नैरेटिव को हटाने में समय लग रहा है। ऐसे ही सुभाष बाबू के बारे में 6 महीने पहले हमको एक आखिरी कामयाबी, क्योंकि वो प्रोजेक्ट अब हमारा बंद हो गया, इसी प्रधानमंत्री ने, मैं आपको इसलिए घटना बता रहा हूं कि जब प्रधानमंत्री इस बात को रियलाइज कर सकता है, इतने बड़े पद पे बैठने के बाद वो जो बात कह रहा है उसको समझिए। जब हम ये सब कह रहे थे कि आप एक बार 21 अक्टूबर को आप लाल किले पे जाएं, आज़ाद भारत के, यूनाइटेड भारत के पहले प्रधानमंत्री की जो इच्छा थी, जिसे आप भी मानते हैं, उसे पूरा करें, वो गए। उन्होंने जब जा रहे थे उससे 1 घंटा पहले एक ट्वीट आया था उनका, और उस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मैं जा तो रहा हूं झंडा फहराने, लेकिन लोग मेरे बाल नोच लेंगे। उनको अंदाजा था कि वो फोर्सेस जिन्होंने इन ताकतों को समाप्त किया है, वो व्यवस्था में इतने नीचे तक बैठी हुई है कि आसान काम नहीं है उनसे लड़ना। इसलिए आपने सत्ता तो बदल दी है, व्यवस्था नहीं बदली है अभी, और व्यवस्था नहीं बदली है इसलिए आपको लगता है सडनली किसी इंस्टीट्यूशन से कोई खड़ा हो जाता है। आजकल एक इंस्टीट्यूशन बड़े चर्चा में है, उसके मुखिया के कंधे पे किसी लड़की ने हाथ रख दिया, या उन्होंने उस लड़की के कंधे पे हाथ रख दिया। जब इस पे चर्चा हुई तो उन्होंने ये कहा कि ये भारतीय कानून और अदालतों के ऊपर हमला है। जब मीटू हो रहा था तब तो वो सबसे पूछ रहे थे, आप भी आइए, आप भी जवाब दीजिए, आपको कैसे किया, आपने तो कैसे किया। अब वो यू2 हो गया तो वो कह रहे नहीं, ये तो जुडिशरी के ऊपर हमला है। उनका हमला राष्ट्रीय हमला, और हमारा हमला कुछ नहीं। तो ये जो कोर्ट में बैठे हुए लोग हैं बड़े माननीय हैं, सम्माननीय हैं, लेकिन एक बात मुझे बताइए, लोकतंत्र में मीडिया को छोड़ दें, उसे कहते हैं कि वो चौथा पिलर है। मैं कहता हूं विदाउट पिलर है वो। मुझे बहुत पास से उसका अंदाजा है। लेकिन ये जो 3 पिलर हैं जिसको लेकर के बड़ी चर्चा होती है, इसमें सिर्फ एक ही पिलर है जो सबसे सवाल पूछ सकता है। ब्यूरोक्रेट से भी पूछ सकता है,
उस नेता से भी पूछ सकता है जो 15-15-20 लाख लोगों के बीच में से जीत के आता है। आसान काम नहीं है, और हर 5 साल बाद उसको जाना पड़ता है। लेकिन ये एक इंस्टीट्यूशन है कि जज साहब अपने जाने से पहले दूसरा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस तय कर जाते हैं। अब ये आएंगे, हम इनको रखेंगे। ये पहला इंस्टीट्यूशन है जो आंसरेबल ही नहीं है। इससे सवाल पूछेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। इनसे सवाल कौन पूछेगा भाई? कि आप इस देश में जो महत्वपूर्ण मुकदमे हैं, जिससे राष्ट्र टूट सकता है, इस देश में तनाव पैदा है 70 सालों से, आप उनको तो सॉल्व नहीं कर रहे। दही हांडी की चिंता कर रहे हैं। इंची टेप से नाप के आओ, ये 2 मीटर ऊंची क्यों है, इसको हटाओ। यही काम रह गया है। महाकाल में पानी आधा किलो चढ़ेगा, 2 किलो चढ़ेगा। इससे जिन चीजों से इस समाज के अंदर एक प्रैक्टिस है, वो परंपराएं चलती हैं, उसमें कानून नहीं आता। 1000 साल पुरानी अयप्पा की परंपरा को तोड़ने में आपको 5 मिनट नहीं लगे। 5 मिनट नहीं लगे आपको। और 70 साल से हमारे टैक्स से हम आपको पैसा दे रहे थे, तनख्वाह दे रहे थे, सुविधाएं दे रहे थे। यकायक आपने कहा कि देखिए ऐसा है कि ये राम मंदिर का मुद्दा जो है ना, अब हमने एक आदमी अपॉइंट कर दिया, वो सुनेगा। तो ये मुद्दे देश के लिए क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिन्हें हम जाने अनजाने में जिन चीजों को अवॉइड कर रहे हैं, ये भी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कानून की किताब पढ़ते पढ़ते कब वो डिफेंस एक्सपर्ट हो जाते हैं, इसका पता नहीं चलता है। यकायक हो जाते हैं। और उसकी मैं एक लाइन में आपको बताऊं, ये मैं कई जगह बार बार रिपीट कर रहा हूं कि मुझे अपने समाज को ये समझाने में कि मैं जो कहना चाह रहा हूं वो बहुत छोटी छोटी घटनाएं हैं जिसे हम अवॉइड कर रहे हैं, और जिसके चलते इस देश में, ये देश में अगले 10 साल के अंदर सिविल वॉर की तरफ ये देश बढ़ रहा है। इसको कोई माने या न माने, जमीनी स्थिति बहुत खराब है। क्योंकि जैसे ही आप अपने पास्ट के बारे में सोचने लगते हैं, अपने ग्लोरियस पीरियड के बारे में सोचने लगते हैं, तब आपको लगता है कि हमारे साथ 70 साल से धोखा हुआ है। और उसी धोखे में आदमी अनार्किस्ट हो जाता है। He lost his mental balance, और फिर वो उसको क्या करेगा पता नहीं होता। और शायद इसी धोखे का शिकार नाथूराम गॉडसे भी हो गया था। किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। सिर्फ इतना ही भर उसका क्राइम था, उसको सजा मिली। लेकिन उस एक लेडी ने, जो हिंदू आतंकवाद का पोस्टर थी, उसने ये कहा कि नाथूराम गॉडसे देशभक्त था। उसने ये नहीं कहा कि गांधी को मारा इसलिए देशभक्त था, ये नहीं कहा उसने कहा देशभक्त था। फौरन लोगों ने जोड़ दिया कि उसके हत्यारे को आप कैसे कह सकते हैं कि देशभक्त था। उसी पार्टी के एक नेता ने, दूरदर्शन उस जमाने था, ऊपर शरीर पे जनेऊ डाल करके वो इटली से जहाज उड़ाते हुए आए थे इस देश में, और उन्होंने 3,500 जो भारत सरकार का रिकॉर्ड है, दिल्ली में एक तरफा मैसेकर किया सिखों का। उनका कोई कसूर नहीं था। वो प्राइम मिनिस्टर टेलीविजन पे खड़े होकर कहता है कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिल जाती है। कोई हिंदुस्तान में लिबरल नहीं गया अमेरिका के इस आदमी को वीजा मत दो, उसने 3,500 लोगों का कातिल है ये। कोई इस पे कैंपेन नहीं चली। लेकिन इसी हिंदुस्तान में 2002 में गुजरात के दंगों में 1140 लोग मारे गए, जिसमें 350 लोग पुलिस की गोली से मारे गए। लेकिन क्योंकि मरने वालों का धर्म बदल गया था, इसलिए लोग यूएनओ पहुंच गए। इसलिए इस प्रधानमंत्री के खिलाफ जितना भी पूरे देश में दुष्प्रचार हो सकता था, सबने किया। हमारे यहां के लिबरल्स ने भी किया। तो अगर नाथूराम गॉडसे ने किसी की हत्या की,
तो ना वो भागा, ना उसने ये कहा कि मैंने कोई गलत काम किया। उसकी निगाह में उसको ठीक लगा, देश की निगाह में ये गलत काम किया, उसकी सजा उसको हुई। तो सजा में भी उसने अपने बचाव में कुछ नहीं किया, कोई झूठ नहीं। इतनी ईमानदारी तो थी, इसका तो उसको कम से कम मैसेज दे सकते हैं। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, इतना ज्यादा अपोलोजिस्टिक होने की जरूरत नहीं है कि हम किसी मर्डरर के सपोर्ट पे खड़े हुए हैं। लेकिन उसने अपनी उस ईमानदारी का परिचय वैसे ही दिया जैसे लंदन के प्रीवी हॉल के अंदर ऊधम सिंह ने एक डायर को जाके मारा। उसने भी अपनी पिस्तौल दी एंड ही सेड आई डिड माई जॉब, आई हैव नो रिग्रेट। फांसी हुई, जेल पे चढ़ गया। अरे भाई, उसके इस कृत्य में भी उसकी ईमानदारी थी भाई। लेकिन जो लोग ईमानदारी का ठेका और हाई मॉरल ग्राउंड लेके, वो तो बताएं कि 3,500 सिखों के कत्ल के लिए किसको सजा दिलनी चाहिए। एक सज्जन कुमार को और एक दिलीप वो टाइटलर को देकर के आप बचना चाहेंगे, उनको भी सजा नहीं दी आपने। असली जड़ कौन था, कहां प्लानिंग हुई थी, उसका कोई जवाब नहीं है। वो लोग हाई मॉरल ग्राउंड ले रहे हैं इस देश के अंदर। तो पॉलिटिकल पार्टीज, हमारे यहां की पॉलिटिक्स जो है, वो इस देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। हम जाने अनजाने उसको ये मान के चल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो कुछ भी 70 साल में आपके देश में हुआ है, इस देश के इंस्टीट्यूशंस के अंदर ऐसे लोगों को बिठाया गया है कि एक आदमी, आप उसे किसी यूनिवर्सिटी का उपकुलपति भी बनाते हैं, माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन भी बनाते हैं, ईरान में राजदूत भी बनाते हैं, 2-2 बार उपराष्ट्रपति भी बनाते हैं। देखिए, आपकी हंसी से ही पता चल गया कि आपको नाम पता है। मैं ये इसको, क्योंकि मैं उस साइक में पैदा हुआ हूं, बड़ा हुआ हूं। आप सबको याद होगा कि इस देश के अंदर बांग्लादेशी मुसलमान एक 7-8 साल पहले एक टॉपिक हुआ करता था, बांग्लादेशी इल्लीगल मुसलमान यहां हैं, बांग्लादेशी, यही होता था। आपने देखा होगा कि उस जमाने बड़ी शांति थी, कभी उनके फेवर में कोई जुलूस नहीं देखा। लेकिन इतना बदला है कि जो लोग कुछ काम शांति से कर रहे थे, खामोशी से कर रहे थे, जब उनको पता चला कि इस देश के एक मेजॉरिटी वर्ग में कुछ लोग जो हैं हमारी हरकतों को समझ रहे हैं, उतना ही वो एग्रेसिव हुए जब रोहिंग्या मुसलमान इस देश में आया। और आज़ाद मैदान में आपके प्रदेश में जो हुआ, वो तांडव सबने देखा है। इसलिए बंगाल में बहुत ही गरीब लोग एक जुलूस निकाल रहे थे। 2.5 लाख लोगों, 2 लाख से 2.5 लाख लोगों का वो जुलूस था। और उस जुलूस में नारे क्या लग रहे थे सर? उस जुलूस में नारा लगा पहली बार, आर्यन वापस जाओ, रोहिंग्या हमारे भाई हैं। और ये वो लोग लगा रहे थे जिनके बाप दादों को पता नहीं होगा आर्यन कौन था। ये नारा कहां गढ़ा गया, कहां से दिया गया, और इस नारे के पीछे की सोच क्या थी, ये बड़ा खतरा है। ये आर्यन शब्द कहां से आया सडनली, वो भी बंगाल में? और कौन लोग लगा रहे थे ये नारा, कैसे क्वाइन किया गया, इसको भी हमने नजरअंदाज कर दिया। वो इस देश के एक बड़े हिंदू वर्ग को, जो जाति में आपसे थोड़ा अलग है, उसको ये मैसेज दे रहे थे। जो जिन्हा साहब ने 1947 में एक शख्स को बंगाल से लेके गए और ये कहा कि इस देश के अपर कास्ट ने जो तुम्हारे साथ 1000 साल से किया है, इन्होंने हमारे साथ भी बड़ा बुरा किया है, लिहाजा हमारी दोनों की तकलीफ कॉमन है, इसलिए हम दोनों भाई भाई हैं। और बंगाल से एक साहब को इस गलत फहमी में लेके गए, वो बेचारे वहाँ गए,
उनको पहला कानून मंत्री बनाया गया, संविधान भी उनका लिखा। लेकिन जिन्ना साहब को जाना था, क्योंकि गांधी जी भी जा चुके थे, तो एक ही प्रदेश के थे, तो दोनों को अपने समय समय वहीं पहुंचना था। तो जब उन्होंने ये कहा कि भाई हमारे प्रदेश में, आपके राज्य में 12 या 13% दलित थे पाकिस्तान में, रोज वो पढ़ते थे, आज रेप हो गया, आज मर्डर हो गया, आज किडनैप हो गया, रेप हो गया। ये सिर्फ इतनी सी बात उस शख्स से कही जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से गया था और पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर बना, लियाकत अली खां। तो लियाकत अली खां के शब्द थे उनसे कि अगर आपको दलितों की चिंता है तो बेहतर है कि आप चले जाएं, जिन्ना साहब तो अब नहीं है। आज की जनरेशन से कह रहा हूं, गूगल पे जाएं, सर्च करें कि पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर जोगिंदर नाथ मंडल की चिट्ठी पढ़ें। हमने 47 में नहीं सीखा, और अब वो नया नारा नए अंदाज में आया है, और उसका नाम है जय भीम और जय मीम। समझते हैं आप लोग? मीम का मतलब क्या होता है? अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं आपको। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट पता है आपको? उसमें एम आता है। हिंदी के अल्फ़ाबेट में माँ आता है। उर्दू अलिफ बे पे ते टे से दाल डाल जाल तो इज़ वो एन गैन फे काफ लाम मीम। मीम एक अल्फ़ाबेट है, वो एम का। तो मीम, क्योंकि आप लोग उर्दू पढ़ते नहीं हैं, नॉट आप, पूरा देश, तो उन्होंने बड़े हल्के से कॉइन किया है कि जो कुछ लोगों की समझ में, जय भीम और जय मीम। यहाँ मीम का मतलब एम और एम का मतलब मुसलमान है। आजकल ये नारा बहुत तेजी से चल रहा है। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सारे इश्यूज को उठाती हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं वो बड़ी सेलेक्टिव होती हैं। कब कौन सा इशू उठाना है, कब नहीं उठाना है, कब किससे वोट मिलेंगे, कब किससे वोट नहीं मिलेंगे, किससे कोई नाराज हो जाएगा, ये उनका एजेंडा है और वो पॉलिटिकल पार्टीज का कैरेक्टर है, वो वहाँ का रूल है। उस रूल, गेम के रूल को नहीं बदल सकते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक क्या लोगों को पता नहीं था कि भारत के संविधान में 14 मई 1954 को एक बड़ा फ्रॉड हुआ है? जजों ने नहीं उठाया, लीगल ने नहीं उठाया, पॉलिटिकल पार्टीज ने नहीं उठाया, तो भाई हमने भी क्यों नहीं कोई भी बात की? कोई डिस्कोर्स में तो लाते, कभी चर्चा तो होती, कि उस पर कोई एक आर्टिकल तो लिखा जाता कि ये कैसे 14 मई 1954 को जवाहरलाल नेहरू की जिद पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दबाव डलवा करके एक आदेश दिया, और उस आदेश को आपने अपने संविधान के अंदर उसको बना करके आपने आर्टिकल बना दिया। और वो आर्टिकल है क्या? उससे क्या, उसकी भारत की सुरक्षा पे क्या खतरे होंगे, विजनरी प्रधानमंत्री ने तब भी नहीं देखा और ना उन्होंने पूछा। लेकिन कमाल यह है कि जम्मू कश्मीर का संविधान है, बड़ी मुश्किल से मिलता है क्योंकि ज्यादातर कॉपी उसकी उर्दू में है। उसमें तो कमाल उन्होंने किया कि इसकी इंप्लीमेंटेशन की डेट रखी कि साहब ये जो संविधान में हमने संशोधन कर दिया है और आर्टिकल 35 पे जारी हो गया है, आपने कहा कि ये आपने 14 मई 1954 को हमें दे दिया, लेकिन हम इसके लागू करने की डेट 1944 रखेंगे। तो मैं उनसे कहता हूं 1944 की क्या जरूरत थी, 632 रख लेते। दिल की सारी मुरादें पूरी कर लो भाई, थोड़ी बहुत क्यों रख रहे हो? लेकिन ये हमने सब होने दिया क्योंकि हमें उस वक्त पॉलिटिकली यही सूट करता था। तो किसी की राजनीति को क्या सूट करता था, किसी पार्टी को क्या सूट करता था, यह ज्यादा महत्वपूर्ण था बनस्पत से कि देश को सूट करता है या नहीं करता है। इसलिए देश को क्या सूट करेगा इसके बारे में चिंता किसी को नहीं थी। हमें क्या फायदा होगा, कितना होगा, कितने दिन तक हम सस्टेन कर सकते हैं पॉलिटिक्स में इस जुमले को चला करके। उसका नतीजा यह हुआ कि जम्मू कश्मीर, हम दावा तो करते हैं अखंड भारत का, बड़ी ख्वाहिश है हमारी, लेकिन हम इस सच्चाई को क्यों भूल रहे हैं भाई? कुछ ख्वाब अच्छे होते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि वो सच्चे हों। लेकिन हकीकत यह है कि जो कश्मीर आपके पास है, क्या वो आपका है? आपकी रिट चल रही है उसमें? तो जो कश्मीर हमारा है, जो ज्योग्राफिकली हमारे पास है, हम उसको बचा नहीं पा रहे हैं। और हर सरकार आती है और उस कश्मीर में पृथकतावादी ताकतों और आतंकवादियों को मजबूत करती है, उस सोच को मजबूत करती है।
और सरकार चली जाती है। लिहाजा 1990 में, अब इसकी क्रोनोलॉजी को अगर आप समझें, दीज ऑल आर पार्ट ऑफ द चैलेंजेस बिफोर द नेशन। ये सब इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरे हैं। पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस ऐसे ही नहीं बोलता है। दुनिया में ऐसा मुल्क है जिसको टोटल आर्टिफिशियल मुल्क है, वो टोटल। और पाकिस्तान में पंजाब को माइनस कर दे, कलेप्स हो जाएगा। वो मुल्क 5000 साल की रिटिन सभ्यता वाले लोगों को, जिसके देश में चाणक्य जैसा आदमी पैदा हुआ हो, उनको मूर्ख बना रहा है। ये मेरे लिए शर्म की बात है। एक छोटा सा देश, हमारी सारा कंसंट्रेशन पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। हमने इस देश को, पाकिस्तान को, अपने देश में हवा बना के खड़ा कर दिया है। कम से कम वो अच्छे हैं, बुरे हैं, लेकिन उनकी आपके प्रति पॉलिसी पिछले 70 सालों से ऊपर से नीचे नुक्ता नहीं बदला है। आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है? सडनली कोई आएगा यहां पे प्रधानमंत्री, उसको उदार होने का शौक हो जाएगा। नहीं, सब सब ये भी। एक प्रधानमंत्री आए जो पाकिस्तान से यहां आए थे, माइग्रेट होके। उन्होंने ऑफिशियली रॉ को डिसमेंटल करा पूरे पाकिस्तान में, ऑफिशियली डिसमेंटल करा। एक और आए, उन्होंने कहा कि फोन करके कहा, भाई तुम बम बना रहे हो क्या? फोन करके पूछा जैसे वो बताएगा हम बम बना रहे हैं। उनको शक हो गया, रॉ के 4 अफसरों का कत्ल हो गया उस चक्कर में। हमारे यहां के प्रधानमंत्री ये समझते हैं कि जितने हम महान हैं उतनी दूसरा महान होगा। उनकी पॉलिसी और सोच में फर्क नहीं था। आपके यहां अलग अलग प्रधानमंत्री को अलग अलग समय में लगा के, नहीं मुझे बड़ा होकर दिखना है, मुझे दुनिया में स्टेटमेंट बनना है। कि जहां कठुआ नाम की जगह पे, जहां न्यूक्लियर उनका बॉम्ब का सामग्री बन रही थी, पूर्व सरकारों ने अपने कुछ लोगों को वहां तक पहुंचा दिया था। उसमें से 2 बड़े अफसर उस कठुआ के बाहर नाई की दुकान चला रहे थे। तो जो लोग अंदर काम कर रहे थे उनको बाहर जाने की परमिशन नहीं थी, यानी घर नहीं जा सकते थे। उसमें से एक आ गया, आपके अफसर ने उसके नाई की शक्ल में बाल काटे और बालों को उसने रखा और जहां भेजना था भेज दिया। पता चला कि अंदर न्यूक्लियर बम बन रहा है। वहां से यहां दिया इन्हें खबर, ये फोन करके पूछ रहे हैं आप बम क्यों बना रहे हैं? उन्होंने बम तो नहीं बनाना बंद किया, उन्होंने जो थे चारों को साफ कर दिया। ये सब ऑफिशियल घटनाएं हैं और ये हम रुके नहीं इस तरीके से। एक प्रधानमंत्री आए, वो बस लेके गए बेचारे। मैं इसलिए नहीं कह रहा, देखिए ये सरकार वो सरकार, बात आप करेंगे तो फिर सच नहीं बोल पाएंगे। मैं सरकार का नुमाइंदा नहीं हूं, किसी पार्टी का नुमाइंदा नहीं हूं। मेरे लिए देश इंपॉर्टेंट है, उसमें जो भी आएगा मेरे सामने मैं उसकी क्रिटिसाइज करूंगा। मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ये कोई इंडिविजुअल की तारीफ या उसके बुराई में नहीं कहा जा रहा है। मैं उस सोच से डरा हुआ हूं। वो बस लेके बेचारे चले गए क्योंकि वो शरीफ आदमी थे, उनको लगता था कि शायद ऐसा होगा, क्योंकि उधर भी नाम जिस आदमी का तो उसके आगे शरीफ लगा था, ये सच में शरीफ समझ बैठे। अब वो शरीफ नहीं बदमाश निकला। अब वापस आ गए। एक घटना घटी है जो आप लोगों को इस देश में नहीं पता है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि इस समाज को से सच बोलने की हिम्मत बहुत कम लोगों में है। इतने छोटे छोटे इंटरेस्ट हैं। जिस प्रोफेशन से मैं हूं उसमें भी बड़े छोटे छोटे इंटरेस्ट हैं। ये स्टोरी को छोड़ दो यार, इसको रख दो, इसको चढ़ा दो। एक बड़ी घटना हुई है, आपको याद होगा कारगिल वॉर हुई थी। कारगिल वॉर में
आपकी इंटेलिजेंस ने दुनिया का सबसे बड़ा काम किया था। जो आदमी इंस्ट्रक्शन दे रहा था उसका और जिन लोगों को कारगिल में भेजा गया था उसकी पूरी रिकॉर्डिंग थी आपके पास, पूरी रिकॉर्डिंग थी। और ये बात भारत में नहीं पता चली मुझे, ये भारत के किसी अखबार टेलीविजन ने, ये मेरे 12 साल के पाकिस्तानियों से दोस्ती के कारण पता चली और उन्होंने इसे अपनी बहादुरी समझ के मुझे बताया। मैंने सब अखबार खंगाले। मैं जिस चैनल के लिए काम करता था उसके चारों प्रदेशों में ऑफिसेस थे। मैं फ्रीली 12 साल 500-700 बार गया। वहाँ गया जहाँ आपके प्राइम मिनिस्टर को भी जाने की इजाज़त नहीं है। तब मुझे ये अफसोस होता है, क्या इतनी पुरानी सभ्यता के लोग, इतने पढ़े लिखे लोग, इतने महान परंपरा के लोग इस बौने से देश से आखिर क्यों हार रहे हैं, जो मुझे यहाँ के पता चलता है कि यार कितनी मूर्खता हम करते हैं यार। वो पूरी रिकॉर्डिंग, एक ट्रैक टू डिप्लोमेसी में एक साहब काम कर रहे थे और दोस्ती, तो उसने ये कह दिया कि साहब मुझे तो पता ही नहीं, तो आर्मी वालों ने कराया गड़बड़। नवाज शरीफ का ये स्टेटमेंट है और मैं इसको देखूंगा। 3 महीने बाद पाकिस्तान तो ये पागल हो गया कि ये रिकॉर्ड कैसे हुआ। उसने कुछ नहीं बोला। लगातार यहां ये होता रहा कि कौन लोग थे, हम उनकी इंक्वायरी करेंगे, कौन लोग थे इनकी इंक्वायरी करेंगे। ट्रैक टू डिप्लोमेसी में एक महान पत्रकार थे, वो भी सत्ता के नजदीक थे। उन्होंने बात की हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री से कि हमें ये प्रूफ नवाज शरीफ को देना चाहिए, वो उस पर जरूर एक्शन होगा। बताइए, हमारे देश के प्रधानमंत्रियों की ये स्थिति है। आप यकीन नहीं मानेंगे, प्रधानमंत्री निवास में जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी के अंदर उनके 7 बड़े अफसर हमारे एजेंट थे। 7 को मार दिया, 7 को मार दिया। खबर नहीं छपी पूरे पाकिस्तान में। 7 को एक ही दिन में, सबकी आवाज सुन के। वो समझ रहे थे कि ये आवाज सुन के उनको सजा देंगे। ये किया। हम ये तय ही नहीं कर पा रहे 70 साल में कि हमारी विदेश नीति क्या होगी। हम अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग पे देश चला रहे हैं। 2013 में पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन था, तब मैं वहीं था। उस वक्त उस इलेक्शन की चर्चा कम थी पूरे पाकिस्तान में। पूरे देश भर में घूम के मैंने वो इलेक्शन कवर किया और इस बात की चर्चा ये थी क्योंकि मैं अकेला एक हिंदू था और भारत सरकार ने स्पेशल परमिशन दे रखी थी, जिसके कारण मेरा आना जाना ओपन था। वो इस बात से डरे हुए थे और इस बात की चिंता थी कि नरेंद्र मोदी बड़ा कट्टर है यार, अगर ये आ गया तो क्या होगा। उन्हें नवाज शरीफ के आने नहीं आने की चिंता नहीं थी, इसके आने की बहुत चिंता थी। बड़ा डिस्कशन होता था। तो जितना आप आम आदमी जानता उतना मैं भी नरेंद्र मोदी को जानता था। कोई मेरे पास स्पेशल इंफॉर्मेशन तो थी नहीं। एक ही सर्टिफिकेट था उनके पास जो 2002 में इशू हुआ था। तो उसके कारण लोगों में एक भय था, यहां के लिबरल्स से ज्यादा उनमें भय था। और जो उसकी छवि थी कि ये भयानक चाणक्य का भी बाप है ये और बहुत खतरनाक है। धीरे 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 सरकार में आ गए, सब कुछ हो गया। आज भी एक जिसको कहते हैं ना सस्पेंस क्रिएट है। जब वो उतरे थे लाहौर में तब भी लोगों को लगा कोई कांड होने वाला है, तब भी घबराए हुए थे। चारों तरफ से उनको लगा कि कुछ कुछ खेल जरूर है इस आदमी का, ये पागल नहीं है जो उतर गया यहां पे। अब जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि बीच बीच में उन्होंने टेस्ट किया आपको। तो मुझसे जो डिबेट वहां होती थी आपस में मेरी, क्योंकि लाहौर ज़्यादा नज़दीक है तो मेरा यहाँ से मैं शताब्दी से चला जाता था और
वॉक डाउन करके उधर जाता था, तो मेरे लिए आसान होता था, तो मैं महीने में 4-5 बार जाता था। तो लाहौर प्रेस क्लब क्योंकि ज़रा ज़्यादा वनरेबल है, और जैसे हमारे इधर के पंजाबी हैं, सुबह सुबह भी पूछेंगे खाना खाया, नाश्ते से जब आदमी चाय नहीं पीता तब भी पूछें खाना खाया, वैसी लाहौर में हालत है। सुबह सुबह पूछे खाना खाया, अरे भाई मैंने कहा सुबह सुबह नाश्ते की बात करो, तुम खाने की बात करते हो, और नाश्ता भी कराएंगे तो कहेंगे पाए खा लो सुबह ही सुबह। तो उनका भी टेम्परामेंट ऐसे ही है, खाने पीने में वो भी मस्त लोग हैं। लेकिन कमाल यह है कि एक डिस्कशन में उन्होंने मुझसे बात कही और वो बड़ी सच्ची बात थी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो यार तुम्हारे यहां बन गया है, लेकिन नरेंद्र मोदी भारत के मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। ये उस वक्त की बात है जब भारत के प्रधानमंत्री ने, जो पाकिस्तान से 2 पीस के कबूतर हमारे यहां रह रहे थे, अदनान सामी को और निकाह की हीरोइन सलमा आगा को हमारे देश की नागरिकता प्रदान की थी, तब उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही और बड़ी लॉजिकल बात थी। उन्होंने कहा यह तो हो सकता है कि पूरा मुल्क आपका पाकिस्तान को सुबह शाम तक गाली देता है, जितनी नफरत पाकिस्तानियों से मुल्क में होती है, पॉलिटिशियन करते हैं, लेकिन आपके इसी प्रधानमंत्री ने 2 मुसलमान जो पाकिस्तान के थे उनको नागरिकता दे दी। ये बात मुझसे लाहौर में बड़ी ईमानदारी से लोगों ने कहा और मैंने उसको एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी तस्लीमा नसरीन को नागरिकता नहीं दे पाएगा। मैंने कहा बात आपकी सही है, वो औरत इस देश में, जो देश महिला की बड़ी चिंता करता है, अबला की बड़ी चिंता करता है, वो तो सताई हुई है इस्लामिक आतंकवादियों के माध्यम से। इस सरकार में भी उसको 1-1 महीने का वीज़ा मिलता है। उनका कहना था कि तस्लीमा नसरीन को नागरिकता देने से हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, इसलिए नागरिकता आप अदनान सामी को तो दे सकते हैं हमें चढ़ाने के लिए, लेकिन तस्लीमा नसरीन को नहीं दे सकते। ये बात इस रेफरेंस में नहीं है कि सरकार ने अच्छा किया बुरा किया, ये अलग बात है, वो उनकी पॉलिसी है, लेकिन वो इस साइक को जानते हैं। आपके हिंदुस्तान के किस कोने में उनकी सोच मौजूद है, जो बारीकी उनके पास है, आपको अपने मुल्क में रहते हुए नहीं पता होगा। हमारे यहां तो एन एवरेज इंडियन से पूछ लो, मेरे 12 साल के कैरियर में 50,000 लोगों ने मुझसे यही पूछा होगा, यार वो लाहौर के कबाब कैसे होते हैं। मुझसे किसी ने यह नहीं पूछा कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या होता है पुष्पिन, क्या किसी तालिबान से मिले, क्या हाफिज सईद से मिले। हाफिज सईद से मिल लिए, तो मैंने कहा कौन सी बड़ी बात है, वैसे ही घूमता रहता वहाँ। कोई हमारे लिए हाफिज सईद बहुत बड़ी चीज़ है, वहाँ वो रूटीन में घूमता रहता है, और फिर उस मुल्क में तो हर आदमी हाफिज सईद है, उससे क्या फर्क पड़ता है। कोई हाफिज सईद का कोई ऐसा नहीं है कि हाफिज सईद कोई अलग से है, थॉट प्रोसेस में वो पूरा मुल्क हाफिज सईद है, और थॉट प्रोसेस में आपके मुल्क में सारे लोग हाफिज सईद के बाप हैं। हम इस गलतफहमी में क्यों रहना चाहते हैं। जिनकी किताब ये कहती हो, उसका पहला कलमा ये कहता हो, पहला कलमा तैयब, तैयब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदन रसूलुल्लाह, अर्थात इसके मतलब क्या है, अल्लाह के सिवा कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं है, और अल्लाह भगवान का सब्स्टिट्यूट नहीं है, अल्लाह गॉड का सब्स्टिट्यूट नहीं है। अल्लाह वो है जिसने आसमान से किताब भेजी है, जिसे आसमानी किताब कहते हैं। आपके राष्ट्रपिता ने तो एक भजन को बदल दिया इस चक्कर में, उन्होंने कहा भजन ही बदल दो सेकुलरिज्म के लिए। लेकिन वो इस मुल्क में जो यहां रह रहे हैं 90% कन्वर्टेड हैं, उन्होंने नुक्ता ऊपर से नीचे नहीं बदला। 30 आयतों में 34 बार जिहाद का जिक्र आया है। जिहाद किसके खिलाफ? जिहाद अकबर, जो बड़ा जिहाद, किस चीज का जिहाद? तो आप लोगों को क्या बताया जाता है?
अरे भाई देखिए, ये जो है ना, बहुत सारे लोग ये गलत बताते हैं, जिहाद का मतलब ये नहीं है। तो जिहाद का क्या मतलब? जिहाद का मतलब है जो आपके अंदर इविल फोर्सेस है उनके खिलाफ जिहाद लड़ना। तो बगदादी इविल फोर्सेस से लड़ रहा है, इविल फोर्सेस से लड़ रहा है वो। बगदादी को जस्टिफाई करेंगे अमेरिका को गाली देके। ये अमेरिकन ने जो हालात पैदा किए हैं उसकी वजह से रिएक्शन है। कश्मीर में बेरोजगार है इसलिए रिएक्शन है। यानी हर आतंकवाद को लॉजिकली समझाने की आपको कोशिश करते हैं। और जब आप कहिए कि आपकी किताब ये कहती है, तो ये झूठे एक बात नहीं बताते आपको। मोहम्मद साहब जब मक्का में थे, मदीने में थे, तो 24 साल तक उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की। उन्होंने कहा कि ये भी देवता और ये भी देवता, ये सब पूजा करी जा सकती है, इन सब को हम मानते हैं, हम किसी के विरोध में नहीं हैं। वहां एक अलग कुरान है, उतने दौर का एक अलग कुरान है। जब वहां से माइग्रेट होके गए और जब यकायक एक बहुत रिचेस्ट वुमन खतीजा जो विडो थी, जब उनसे उन्होंने शादी की, जो वो कोई 45-46 साल की थी और ये 24-25 साल के थे, उसके बाद जो दूसरा कुरान है उसमें जब लोगों ने कहा कि आपने अब तलवार की बात कर रहे हैं आप, तो जो अब आप मदीने में थे तो आप ये कहते थे, तो उनके अपने अल्फाज हैं, ये मेरे नहीं है, कि नहीं उस वक्त मेरे ऊपर शैतान आ गया था। यानी जो अच्छी भली बातें की थी उस पर भी उन्होंने पानी फेर दिया। और फिर जब तलवार उठाई, यानी जब मदीने में थे तो कोई 40 या 50 उनके फॉलोअर थे, मात्र 40-50, और जब तलवार उठाई तो आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में फॉलोअर ही फॉलोअर है उनके। उन लोगों ने इतनी जबरदस्त मार्केटिंग की कि इस देश की सारी मार्केटिंग कंपनियां फेल हैं। मोहम्मद साहब के जो पहली पत्नी थी, जो उनकी सबसे बड़ी बेटी थी मोहम्मद साहब की, फातिमा, उनके शौहर, उनके पति अली, जब वो सजदे में नमाज पढ़ रहे थे तो उनके बराबर में एक आदमी लेटा हुआ था। उनके बराबर में एक आदमी अपने सजदे में लेटा हुआ था। सजदे में पूरा आपका सर जमीन पे लगता है और आपकी बॉडी जो है, चेस्ट नजर नहीं आता। वो काफी 1 घंटे से लेटा हुआ था। अली ने उससे पूछा कि भाई तुम सजदे में क्यों हो? तो उसने कहा कि मैं बहुत बड़ा गुनाह करने जा रहा हूं, इसलिए मैं माफी मांगना चाहता हूं। और जब अली सजदे में गए, उसने तलवार छुपा रखी थी, उठा और अली की गर्दन काट दी। सुबह 4:30 बजे फजर की नमाज अली के कत्ल हुआ और उनके नवासों को, हसन और हुसैन को, करबला के मैदान में 3 दिन तक प्यासा रखा गया, उनको मार दिया गया। मोहम्मद साहब के ख़ानदान को मारा गया। न तो वहाँ रामलाल था, न श्यामलाल था, और आरएसएस की भी कोई ब्रांच नहीं थी वहाँ, तो इनके ऊपर भी कोई आरोप नहीं। तो हम उस कत्ल में शामिल नहीं थे। अब अगर मैं ये कह दूं कि अगर इस धरती पे 1400 साल पहले वो कौन आतंकवादी था जिसने पैगंबर मोहम्मद साहब के खानदान को मारा, क्योंकि उसने इसलिए नहीं मारा कि वहां कोई सत्ता की लड़ाई थी, बिलीफ की लड़ाई थी। और वो कौन लोग थे? वो लोग शिया कहलाते हैं जिन्हें मारा गया। इसलिए इमाम हुसैन, अली, फातिमा, ये सब एक तरफ, ये दूसरी तरफ। इसीलिए हिंदुस्तान में 4,75,00,000 शिया रहते हैं। ईरान शिया कंट्री है।
इस सब के बावजूद भी कि भारत में कोई सरकार ये रहे या वो रहे, ईरान से आपके संबंध हमेशा ठीक रहे। आपकी बुरे वक्त में कट्टरपंथी अपनी जगह है। इस देश में 4.5 करोड़ से ज़्यादा शिया हैं, उनका कंट्रीब्यूशन उठा के देख लीजिएगा, इस देश के डेवलपमेंट में उनका कंट्रीब्यूशन है। तो जो अली के कातिल थे, जो हुसैन और हसन के कातिल थे, वही पूरी दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद चला रहे हैं और उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। और उन लोगों ने तो कुरान की आयतों को भी टेम्पर कर दिया है। तो ये हमारे देश में सहारनपुर के पास एक जगह है जिसे आप लोग देवबंद के नाम से जानते हैं, और उसे कहते हैं देवबंद इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट। ये वही लोग हैं। एक बरेली जगह है, वैसे तो दूसरे काम के लिए जानी जाती है बरेली, बड़ा पागल खाना है वहां। जिन लोगों का आगरे में ठीक से इलाज नहीं हो पाता उन्हें वहां भेजते हैं। लेकिन उसी बरेली में एक इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट है जिसे कहते हैं बरेलवी स्कूल। अब बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट क्या है और देवबंद स्कूल ऑफ थॉट क्या है? बरेलवी कहते हैं कि ये जो मज़ारे हैं, ये जो पीर हैं, हम इनको मानते हैं। देवबंद स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है? अल्लाह और अल्लाह के बंदे के बीच में ये कोई मज़ार वज़ार नहीं आएगी, डायरेक्ट बात होगी मोबाइल से। लेकिन जैसे ही भारत के अंदर पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग करनी होती है तो पूरे इस्लाम के अंदर, पूरी दुनिया में जो 72 सेक्ट हैं, टोटल 72 सेक्ट हैं, वो सिर्फ भारत में है, क्योंकि यहां दुकान चलाना ज्यादा आसान है। पूरी दुनिया में नहीं मिलते आपको, क्योंकि हमने ऐसे लोगों को पनपाया है। वो जैसे ही ये मामला आता है तो वो सब एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं। ये महज इत्तफाक है कि उसमें से सिर्फ जो बड़ा सेक्ट है जिसे आप शिया कहते हैं, वो पूरी शिद्दत के साथ कहते हैं कि भगवान राम, श्री कृष्ण और जितने भी लाइन से आप कहें, बोले ये सब अवतार हैं। ये जैसे मोहम्मद साहब पैगंबर थे ऐसे ही ये भी हैं और ये समय समय पे आते रहेंगे। उनका ये कहना ही, उनकी ये सोच ही उनके खिलाफ है, जिसके चलते इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में शियाओं के कत्ल को कहा गया है वाजिबुल कत्ल। उनका कत्ल जस्टिफाई है। आपके मुल्क में भी शियाओं को मारना बुरी बात नहीं समझी जाती है। इसलिए जो मुसलमान आपको ज्ञान देते हैं इस्लाम इज़ अ रिलीजन ऑफ पीस, हमारे यहाँ कोई जात पात नहीं होता, तो कहना ये 72 क्या हैं? 72 क्या है? ये हम पूछते नहीं हैं। शिया जो है, जब सुन्नी नमाज पढ़ लेता है उसके आधे घंटे बाद जाता है पढ़ने। मस्जिदें अलग हैं, और एक आपने उनका, उसको आप फेस्टिवल नहीं कह सकते, उनके गम का दिन होता है जब वो मुहर्रम मनाते हैं। हमारे हिंदू भाई इतने भोले लोग हैं, इतने महान लोग हैं कि जिस सब्जेक्ट को नहीं जानते उसी में नोबेल प्राइज विनर है, और कोई पूरे कॉन्फिडेंस से कहते हैं। मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था तो आर्ट्स फैकल्टी आप जानते हैं हर यूनिवर्सिटी की सबसे ज़्यादा नटोरियस होती है। अब क्योंकि उनको पता नहीं है, बेचारे शहर से आए हैं जो हमारे यूनिवर्सिटी से बाहर का, अब वो कह रहे हैं असलम भाई मुहर्रम मुबारक हो। भाई साहब, अब उनको ये पता ही नहीं है कि ये कोई, भाई साहब ये मुबारक देने का फेस्टिवल नहीं है, लेकिन चिल्ला चिल्ला के भाई दे रहा है, 4 लोगों को और बता रहा है। तो जहां आपकी इंफॉर्मेशन, नॉलेज अपने साथियों के बारे में यह हो, तो आप फिर कैसे किसी नतीजे पे पहुंचेंगे? लिहाजा इस्लाम, कुरान, ये सब एक बहुत बड़ा चैलेंज है दुनिया के लिए। पूरी दुनिया आपके न्यूक्लियर पावर को माने या ना माने,
आप विदेशी अखबार पढ़िए, पूरी दुनिया आपके साथ एक बात में आपकी ताकत को मान रही है, या मान रही है कि उनकी मजबूरी है, दोनों में से कोई भी चीज आप मान लें। पूरा यूरोप कह रहा है, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, इस्लामिक आतंकवाद से सिर्फ हिंदुस्तान के अलावा कोई नहीं लड़ सकता। और इसलिए नहीं कि हमारे पास बहुत सारे बम हैं, ये वजह नहीं है। आप इस सोच से पिछले 700 सालों से लड़ रहे हो। आप लड़ते 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 आपके अंदर रेजिस्टेंस आ गया है। आप कंफ्यूज नहीं हो, कुछ % लोग कंफ्यूज हैं। यूरोप में लोग लड़ ही नहीं सकते क्योंकि 100 साल से वो लड़े ही नहीं है। उनकी सेनाएं सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त के लिए निकलती हैं बाहर, और कोई काम ही नहीं करती। हम तो लगातार लड़ रहे हैं। हमारी प्रैक्टिस कश्मीर में भी जारी है, हमारी प्रैक्टिस माओवाद में भी जारी है, छत्तीसगढ़ में भी जारी है। हम तो रोज लड़ रहे हैं, और रोज उस मानसिकता से आइडियोलॉजिकल लेवल पर, इंटेलेक्चुअल लेवल पे हम लड़ रहे हैं। तो यूरोप को क्यों लगता है कि साहब आप इस्लामिक आतंकवाद से लड़ सकते हैं? वो आप पे भरोसा कर रहे हैं, आप अपने ऊपर भरोसा नहीं कर रहे। इसका यह कोई मतलब नहीं है कि इस्लामिक आतंकवाद से लड़ने के लिए आप निकलिए और 2 मुसलमान को चांटे मार दीजिए निकल के, यह मेरा कोई मतलब नहीं है। आपका कंफ्यूजन यहां खत्म हो जाए, यहां ठीक हो जाए आप, और इससे न शर्माएं कि मेरे यह कहने से कोई नाराज हो जाएगा, क्योंकि दूसरों ने आपकी नाराजगी की चिंता नहीं की, मुल्क बांटने के बाद भी नहीं की। वो कहते हैं इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस, हम भी मानते हैं इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस, लेकिन फर्क यह है कि पीस की डेफिनेशन और पीस की स्पेलिंग अलग अलग है।